हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर चैनल। आई एम रेखा खोला। आज ज्योग्राफी का हम 7th चैप्टर करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और इसमें हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट यहाँ पे रेलवे से शुरू है, यानी कि रेल परिवहन से। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन India. Railway also make it possible to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distance. Apart from an important means of transport, the Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years. Railways in India bind the economic life of country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. The Indian Railway have a network of 7,133 stations spread over a route length of 64,460 kilometers with a fleet of 9,213 locomotives, 53,220 passenger service vehicles, 6,493 other coach vehicles and 2,29,381 wagons as on March 2011। देखिए, रेल परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत में जो रेल परिवहन है वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, व्यापार के लिए, भ्रमण के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन। ठीक है, एक प्रमुख परिवहन के अलावा जो है पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण जो है अपना रोल अदा कर रही है। ठीक है, भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि की तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। देखिए, मार्च 2011 की जब हम बात करें तो भारतीय रेल परिवहन की जो मार्ग की लंबाई है वो कितनी है कि 64,460 किलोमीटर थी। ठीक है, जिस पर जो है 7,133 स्टेशन थे, 9,213 रेल इंजन, 53,220 जो है यात्री सेवा वाहन और जो है 6,493 अन्य कोच वाहन और 2,29,381 मालगाड़ियां शामिल थी। ठीक है, आगे देखिए। The distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors. The northern plains with their vast level land, high population density and rich agricultural resources provide the most favorable conditions for their growth. However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds posed some obstacles. In the hilly terrains of the peninsular regions, railway tracks are led through low hills, gaps or tunnels. The Himalayan mountainous regions too are unfavorable for the construction of railways lines due to high relief, sparse populations and lack of economic opportunities. Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plains of western Rajasthan, swamps of Gujarat, forested tracts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand. The contiguous stretch of Sahyadri could be crossed only through gaps or passes ghat. In recent times, the development of the Konkan Railway along the west coast has facilitated the movements of passengers and goods in the most important economic regions of India. It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides. देखिए, इसमें क्या बताया है कि देश में जो है रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है भू आकृतिक, आर्थिक और प्रशासकीय कारक मुख्य हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत जो है समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण जो है रेल परिवहन के विकास वृद्धि में सहायक रहा है। ठीक है, असंख्य नदियों के जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में क्या देखा गया कि रेल मार्ग जो है उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी छोटी पहाड़ियों, ठीक है, और जो है सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्च आवाज, विरल जनसंख्या, आर्थिक अवसरों की कमी के कारण जो रेलवे लाइनों के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ठीक है, इसी प्रकार देखा जाए तो पश्चिम राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश की वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना बहुत ही मुश्किल है। सह्याद्री और उससे जो है सटे हुए जो क्षेत्र हैं उसको भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार करना संभव है। ठीक है, कुछ वर्ष पहले भारत के जो है महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के में पश्चिमी तट के साथ जो कोंकण रेलवे के विकास ने भी यात्रियों और वस्तुओं के आवागमन को आसान बनाया है। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि असंख्य समस्याएं भी हैं। ठीक है, जैसे भूस्खलन, किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, ये सब इसमें देखा गया है। ठीक है, आगे देखिए।
Today's the railway have become more important in our national economy than all other means of transport put together. However, rail transport suffers from certain problems as well. Many passengers travel without tickets. Thefts and damaging of railway property has not yet stopped completely. People stop the trains, pulls the chain unnecessarily, and this caused heavy damage to the railway. Think over it, how we can help our railway in running as per the scheduled time. यानी कि आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो परिवहन के सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन बहुत ही मुख्य हो गए हैं और रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि होती है। चोरी जैसी समस्याएं बीच में समाप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, जंजीरें खींच लेते हैं, ऐसे ही बिना काम लोग जंजीर खींच लेते हैं। कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पाइपलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। पाइपलाइंस देखिए, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट network is a new arrival on the transportations map of India. In the past, these were used to transport waters to cities and industries. Now these are used for transporting crude oil, petroleum product and natural gas from oil and natural gas field to refineries, fertilizer factories and big thermal power plants. Solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry. The far inland location of refineries like Barauni, Mathura, Panipat and gas-based fertilizers plants could be thought of only because of pipelines. Initial cost of laying pipelines is high, but subsequent running costs are minimal. It rules out transshipments, losses or delay. यानी कि परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक और नया परिवहन का साधन है। ठीक है, पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता था, लेकिन जो है आजकल क्या देखा गया है कि आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और तेल से प्राप्त प्राकृतिक और गैस क्षेत्र से जो है उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठीक है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर जो है आंतरिक भागों में जो शोधनशालाएं हैं, जैसे बरौनी है, मथुरा है, पानीपत है, गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों को भी की स्थापना जो है पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, पाइपलाइन बिछाने की जो है पहली लागत अधिक है क्योंकि इसको चलाने की लागत न्यूनतम है, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया था तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, वाहनांतरण देरी और हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें देरी लग जाएगी, बहुत तेजी से इसमें काम होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट्स, लूजेस और डिलेड। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। यानी कि देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। फर्स्ट क्या है कि फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद. It has branches from Barauni to Haldia via Rajband to मोरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी. देखिए, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर के ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक है. ठीक है, और इसकी जो एक शाखा है वो बरौनी से राजबंद होकर के हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है. ठीक है, दूसरा देखिए आगे. फ्रॉम सलाई इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाया विरमगांव, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत. इट हैज ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर वडोदरा, गुजरात, चक्षु एंड अदर प्लेसेस. देखिए, गुजरात में सलाया से विरमगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक, और इसकी जो अन्य शाखा जो है बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है. गैस पाइपलाइंस फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश. इट हैज ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, शाजापुर, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश. देखिए, गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है और ये मध्य प्रदेश के विजयनगर के रास्ते होकर के जाती है. इसकी शाखाएं राजस्थान के कोटा और उत्तर प्रदेश के शाजापुर, बबराला व अन्य स्थानों पर हैं. ठीक है, आगे देखिए. वाटरवेज. वाटरवेज मतलब जल परिवहन. सिंस टाइम इमेमोरियल इंडिया वाज वन ऑफ द सीफॉरिंग कंट्रीज. इट्स सीमेन
sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce and cultures. Waterways are the cheapest means of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. It is a fuel efficient and environment friendly mode of transport. India has inland navigations, waterways of 14,500 kilometers in length. Out of these, only 5,685 kilometers are navigable and by mechanized vessels. The following waterways have been declared as the national waterways by the governments. देखिए, जल परिवहन में कि भारत के लोग जो है प्राचीन काल से ही समुद्र यात्राएं करते रहे हैं और नाविकों ने दूर और पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया है। ठीक है, जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी और जो है बड़ी बड़ी वस्तुओं को ढोने के लिए अनुकूल है। ये परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल है। ठीक है, आगे बात आती है कि जो स्थलीय नौ संचालन राजमार्ग 14,500 किलोमीटर की लंबा है और इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, निम्न जल मार्गों को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। आगे देखिए, द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर्स। जो निम्न जल मार्ग हैं इनको भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य जो गंगा जल मार्ग है जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है, ये नौगम्य जल मार्ग संख्या फर्स्ट है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड दुबरी, यानी कि सदिया और दुबरी के मध्य जो है 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है और ये जल मार्ग संख्या 2 है। ठीक है, और केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोटापुरम से कोल्लम तक और उद्योग मंडल और चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर, ये जल मार्ग संख्या 3 है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ में गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। इसमें 1078 किलोमीटर और राष्ट्रीय जल मार्ग ये है 4। ठीक है, आगे हम देखते हैं माताई नदी और महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ में ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5 है। ठीक है, देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच substantial transportation take place. These are Mandvi, Juari, Kambarjua, Sundarban, Barak, backwaters of Kerala and tidal stretches of some other rivers. देखिए, कुछ जो अन्य अंतर्जल मार्ग हैं जिन पर परिवहन होता है, जिसमें मांडवी है, जुआरी है, कंबरजुआ है, सुंदरवन है, बराक है, केरल का जो है पसजल है। ठीक है, apart from these, India's trade with foreign countries is carried from ports located along the coast. 95% of the country's trades volume, 68% in terms of value, is moved by sea. यानी कि इन सब के अलावा विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों के द्वारा किया जाता है। देश का जो है 95% जो व्यापार है समुद्रों के द्वारा ही होता है। ठीक है, पत्तन मतलब बंदरगाह। मेजर सी पोर्ट्स यानी कि प्रमुख समुद्री पत्तन, देखिए मेजर सी पोर्ट्स में पढ़ेंगे कि विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 187 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स. These major ports handle 95% of India's foreign trades. Kandla in Kutch was the first port developed soon after independence to ease the volume of trades on the Mumbai port in the wake of loss of Karachi ports to Pakistan after the partitions. Kandla is a tidal port, caters to the convenient handling of exports and imports of highly productive greenery and industrial belts stretching across the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. Mumbai is the biggest port with a spacious nature and well-sheltered harbors. The Jawaharlal Nehru Port was planned with a view to decongest the Mumbai port and serves as a hub port for these reasons. Marmagao Port is the premier iron ore exporting port of the country. This port accounts for about 50% of India's iron ore export. New Mangalore Port, located in Karnataka, caters to the export of iron ore concentrate from Kudremukh mines. Kochi is the extreme southwestern port located at the
एंट्रेंस ऑफ लेगून्स विद द नेचुरल हार्बर्स। देखिए इसमें क्या बताया, मेजर सी पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो जो है भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा के साथ में 12 प्रमुख और 200 छोटे पत्तन है। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% जो विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें क्या क्या बताएं। ये प्रमुख पत्तन जो है देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। और आज़ादी के बाद जो है कच्छ में कांडला पत्तन सब पहले पत्तन के रूप में इसका विकास हुआ। और ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया था। यानी कि पहले कराची पत्तन था, जब वो विभाजन हो गया तो इसके लिए जो है हमने इसको कांडला को शुरू किया। ठीक है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, ताकि मुंबई से जो होने वाला जो व्यापारिक दबाव है उसको कम किया जा सके। ठीक है, कांडला क्या है, एक ज्वारीय पत्तन है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के औद्योगिक और खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि जो मुंबई है वो बड़ा पत्तन है, बिगेस्ट पोर्ट है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक, खुले और विस्तृत और सुचारू पोताश्रय है। ठीक है, मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रख करके इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन को विकसित किया गया, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। ठीक है, देखिए लोएस्क जो है उसके निर्यात के बात करें तो मारमागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। ठीक है, यहाँ से देश के कुल निर्यात का जो आधा लोएस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लोएस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। ये एक लेगून के मुहाने पर स्थित है, एक प्राकृतिक पोताश्रय है। ठीक है, आगे देखिए, मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ तुतिकोरिन इन तमिलनाडु। दिस पोर्ट हैज अ नेचुरल हार्बर्स एंड रिच hinterlands. Thus it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. and the coastal regions of India. Chennai is one of the oldest artificial ports of the country. It is ranked next to Mumbai in terms of the volume of trade and cargo. Visakhapatnam is the deepest landlocked and well-protected port. This port was originally conceived as an outlet for iron ore exports. Paradip port, located in Odisha, specialized in the export of iron ores. Kolkata is an inland riverine port. This port serves as a very large and rich hinterlands of Ganga Brahmaputra basin. Being a tidal port, it requires constant dragging of Hooghly. Haldia ports was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. देखिए यहाँ पे क्या बताया कि पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है। ठीक है, और ये प्राकृतिक पोताश्रय है। ठीक है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो भी काफी समृद्ध है। ये पत्थर हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव और भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम जो है कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा और लदे सामान को ध्यान में रखें तो इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पत्तन है। शुरू में यह पत्तन जो है लोएस्क निर्यातक के रूप में इसका विकास हुआ और ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन लोएस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक स्थलीय नदीय पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है और ज्वारीय पत्तन होने के कारण यह हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। ठीक है, और कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु जो है हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।